Hello to all our dear students. Today is 20th of July and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. So, today we have to discuss two important articles published in the Hindu. The first one deals with reservation in promotion. तो रिजर्वेशन का मुद्दा काफ़ी बड़ा मुद्दा है, आपको भी पता है। एंड इसमें हम कौन से मुद्दे पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपके पर्सन विथ डिजेबिलिटीज है उनके रिगार्डिंग जो रिजर्वेशन दिया जाता है, और उसमें भी क्या जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन होता है उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिजेबल्ड पर्सन की बात कही गई है राइटर के द्वारा, और उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से ये जो आपका रिजर्वेशन मुद्दा है इस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा नेग्लेक्टेड दिखाई देती है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स को भी हम देखेंगे। एंड जो दूसरा आर्टिकल है वो है आपका इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। इसमें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, और जो आपका बेसिक टीनेंट्स क्या है ट्रीटी का। आपको पता है 1961 में ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ। एंड इसके अंतर्गत क्या था कि जो आपका इंडस रिवर है ना, जो आपका तिब्बत रीजन से निकलता है और इंडिया के जो जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट है, लद्दाख वाला पार्ट है, उसमें इंटर करता है और अल्टीमेटली ड्रेन्स इन द पाकिस्तान। तो इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे आपके इंडस के ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं वो हम डिस्कस करने वाले मैप में मैं आपको बता देता हूँ। इंडस, झेलम, शेनाब, रवि, बियास, सतलज, ये जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के। इस ट्रीटी के अंतर्गत हुआ ये था कि ये जो तीन वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, यानी कि जो आपका इंडस के वेस्ट में चले जाओ तो ये जो तीन रिवर आते हैं, एक तो इंडस, झेलम और चेनाब, ये बेसिकली पाकिस्तान के कंट्रोल में गया था। और जो आपके तीन अदर रिवर्स है, ब्यास, रावी, सतलज, ये इंडिया के कंट्रोल में आया था। अब ये ट्रीटी क्यों करी गई, इसके बेसिक टेनेंट्स को भी हम समझेंगे। क्योंकि पहली बात तो जब आपका इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान वाज ए इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस बाइफरिकेशन हुआ और पाकिस्तान बना और इंडिया बना। तो पाकिस्तान को भी वाटर की नीड तो थी ही थी, तो इसीलिए बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो और जो पानी का सप्लाई है वो फ्लो होते रहे, एलोंग विथ कंट्री का डेवलपमेंट होते रहे, इन सब को ध्यान में रखकर इस ट्रीटी को लाया गया था। ये मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया, आगे हम चलकर और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, और इंडस रिवर पर यूपीएससी ने प्री में भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राइटर बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव करने की बात कर रहे हैं कि क्या कुछ चेंजेज होने चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी में, ठीक है। तो पहला आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कवर होगा, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन। तो थोड़ा सा राइटर कंटेक्स्ट देते हैं कि देखो भाई साहब, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये तो आपने बार बार स्टेटमेंट सुना होगा, फिल्मों में भी आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि जहाँ पर जस्टिस देने में देरी होती है, मतलब वहाँ पर जस्टिस न के बराबर ही दी जाती है। क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे कि जहाँ पर कोई व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया और उस पर ट्रायल भी नहीं हुआ और अल्टीमेटली उसने पूरा सज़ा काट लिया और पता चला कि वो दोषी नहीं है ना। तो इस प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और ये जो राइटर ने कंटेक्स्ट दिया है, ये बेसिकली जो रिजर्वेशन और प्रमोशन का मुद्दा है फॉर द डिजेबल पर्सन, उसके कंटेक्स्ट में दिया है। तो राइटर कहते हैं कि देयर आर सेवरल फैक्टर दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले इन जस्टिस। क्या कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो लैक ऑफ जुडिशियल अटेंशन एज वेल एज लैक ऑफ रिसोर्सेज, पावर और अदर काइंड ऑफ सपोर्ट अवेलेबल टू द
एग्रीव्ड साइड, मतलब आप समझो कि हो सकता है मुझे जस्टिस पाना है, ठीक है, तो मेरे पास पैसे की कमी हो सकता है मेरे को जानकारी ना हो कि कैसे कोर्ट को अप्रोच किया जाता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट ना हो, या फिर अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार का एक इश्यू निकल कर आता है, वह है आपका रिजर्वेशन इन द प्रमोशन ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। अब थोड़ा सा रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट को आप समझिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। मान लो दो व्यक्ति है, एक है आपका राम है और एक श्याम है, ठीक है। अब एक रेस दोनों को लगाना है, ठीक है, 100 मीटर का रेस इसे लगाना है। तो जो राम है वो बेसिकली 20 मीटर आगे है, 20 मीटर आगे से शुरू करता है compete करने के लिए, और जो आपका श्याम है वो बेसिकली 0.0 से शुरू करता है और उनको टोटल 100 मीटर कवर करना है, ठीक है। तो जीतने के चांसेस किसके होंगे? अगर सारे पैरामीटर्स को सेम रख दो तो जाहिर सी बात है जीतने के पैरामीटर राम के होंगे, श्याम के नहीं होंगे। तो वही बात निकल कर आती है कि डिस्पाइट हमारे संविधान ने राइट टू इक्वलिटी दिया है, लेकिन फिर भी जो लोग या फिर जो कम्युनिटी हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हैं पास्ट में, चाहे वो डिसेबिलिटी के कारण हो, चाहे वो आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कारण हो, ठीक है, तो वो इस इक्वलिटी के प्रिंसिपल को यूटिलाइज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपका बैकवर्ड कम्युनिटीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट देने की बात कही जाती है, ताकि हम इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड बना दें, यानी कि हम श्याम को भी 20 मीटर आगे करवा दें ताकि दोनों एक साथ इक्वल टाइम पे compete करें, फिर जिसको जीतना होगा वो जीतेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है रिजर्वेशन का। मैंने एग्जांपल देकर बताया, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दैट्स वाई देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ने सेवरल फैक्टर्स बताए हैं फॉर डिले इन जस्टिस, वो तो ठीक है। चलो उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो गवर्नमेंट ने 1995 में पर्सन विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट लेकर आया था, और इस एक्ट ने, शॉर्ट फॉर्म में इसको PWD एक्ट कहते हैं, ठीक है, 1995 में। तो इस एक्ट ने डिसेबल्ड पर्सन की राइट को रिकॉग्नाइज किया था और ये इंश्योर करने का प्रयास किया था कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना, उसमें इन डिसेबल्ड पर्सन का भी इक्वल अधिकार होना चाहिए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन जो compete करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने 3% रिजर्वेशन का कंसेप्ट डिसेबल्ड पर्सन के लिए लाया था इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, ठीक है। और ये जो आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट था डिजेबल्ड का, वो बेसिकली ग्रुप सी और ग्रुप डी कैटेगरी ऑफ जॉब्स के लिए वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। बट ये जो PWD एक्ट है, इसमें क्या यूनिकनेस हुआ कि जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको ही पता है ना, जो लेवल ऑफ जॉब्स है उसको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में डिमार्केट करते हैं। तो जो ग्रुप ए, ग्रुप बी वाले जॉब्स होते हैं वो हाई प्रोफाइल जॉब्स होते हैं। तो पहले से ही ग्रुप सी, ग्रुप डी में रिजर्वेशन का कंसेप्ट चल रहा था, लेकिन इस एक्ट ने ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि गवर्नमेंट ने प्रोग्रेसिव स्टेप लिया टू इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन एट ऑल द लेवल्स, सो दैट उनका कैरियर एडवांसमेंट हो सके गवर्नमेंट जॉब्स में। तो आपका 3% ऑफ रिजर्वेशन उनको मिला। और एक बात ये भी निकल कर आती है, रिजर्वेशन एट द एंट्री और रिजर्वेशन एट द प्रमोशन लेवल। तो रिजर्वेशन एट द एंट्री समान भाषा में जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई जॉब या गवर्नमेंट जॉब पहली बार लेने जाते हो, ठीक है,
तो जब आपको रिजर्वेशन मिलता है वो हो गया सिंपल रिजर्वेशन। लेकिन एक होता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से कि आपने जॉब लिया और किसी गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंटर हो गए। अब आपको भी पता है कि जो पोजीशन होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, उसमें प्रमोशन होता है। जैसे जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो तो डायरेक्ट आईएएस तो नहीं बनते हो, पोजीशन एलिवेट होता है और अल्टीमेटली आप जाके आईएएस बनते हो। ठीक है, तो इसमें जब हम रिजर्वेशन के कंसेप्ट को ला देते हैं तो वो कहलाता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, है ना, कि प्रमोशन करने में भी रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। लेकिन एक केस आपको याद होगा, फेमस मंडल केस, जो 1990 के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया था और वहाँ पर जो ओबीसी कम्युनिटी है उनको रिजर्वेशन देने की बात करी थी, जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में एक बात ये भी कही थी कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि रिजर्वेशन एट द एंट्री लेवल इज अलाउड बट नॉट एट द प्रमोशन लेवल। ठीक है, ये बात बोली थी। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्लियामेंट है वो उस समय रिजर्वेशन इन प्रमोशन के पक्ष में थे, तो उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया, एक ऑर्डर इश्यू किया, और इस ऑर्डर का नाम है ये, और आपको ये याद नहीं रखना है। और इसके तहत रिजर्वेशन फॉर द डिजेबल्ड इन प्रमोशन उसको अलाउ किया गया। उनका कहना था कि ये जो रिजर्वेशन है इन प्रमोशन ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है रिजर्वेशन का बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल, और ये ऑर्डर इश्यू किया गया था। ठीक है, तब आपका क्या हुआ कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन होने लगे। और ये मैंने आपको बता दिए इंदिरा शाहवानी केस। उसके बाद एक ये कंटेक्स्ट बाहर निकला कि हम डिजेबल्ड को क्यों रिजर्वेशन इन प्रमोशन दे रहे हैं, ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के अंतर्गत तो नहीं आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल का कहना था कि ये डिजेबिलिटीज़ वाले पर्सन के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, बिकॉज ये भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इनको भी सिमिलर प्रोटेक्शन दिया जाएगा जो प्रोटेक्शन आपके बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को दिया जाता है। उसके बाद हुआ ये कि गवर्नमेंट ने ही, यानी कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग है, इन्होंने एक ऑर्डर इश्यू कर दिया 2005 में, और इसके तहत उन्होंने जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन दी जाती थी डिजेबल्ड पर्सन्स को, खासकर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के एम्प्लॉयमेंट में, उसको विथड्रॉ कर लिया गया। समझ में आया? तो पहले गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को प्रमोट किया, उसके बाद आप देखो विथड्रॉ कर लिया गया। तो इससे क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि किस प्रकार से गवर्नमेंट होस्टाइल एटीट्यूड रख रहे हैं टुवर्ड द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द डिसेबल्ड कम्युनिटी। जबकि ये जो 1998 का ऑर्डर था उसने डिजेबल्ड पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस होने की ताकत दी, है ना, अपॉर्चुनिटी दिया, और इससे वो एक्सपेंड होने लगे, उनकी जो डिग्निफाइड लाइफ है वो मजबूत होने लगी। लेकिन उसके बाद ये छीन लिया गया। तो एक प्रकार से ये एपैथेटिक एंड हॉस्टाइल एटीट्यूड गवर्नमेंट का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एज वेल एज डिनाइल ऑफ इक्वल स्पेस एंड प्लेस टू द डिजेबल्ड एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया रिजर्वेशन इन प्रमोशन का क्या मतलब होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आपके ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो राजीव गुप्ता नाम के एक व्यक्ति, उन्होंने जो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर इशू हुआ था जिसके तहत उन्होंने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को विथड्रॉ कर लिया था, तो राजीव गुप्ता साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, तो उसके बाद लंबा समय इस पर डिस्कशन चला, हियरिंग्स चली, बार बार हियरिंग्स होती थी, डेलिब्रेशंस होते थे, गवर्नमेंट अपने बात रखती थी,
ये व्यक्ति अपने बात रखते थे। 8 साल तक ये डेलिब्रेशंस हियरिंग्स चला, बट अल्टीमेटली मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पॉजिटिव जजमेंट दिया, यानी कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है डिजेबल्ड के लिए वो देने की बात कही गवर्नमेंट को इन द ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो वापस ले ली गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद फाइनल जजमेंट 2016 में आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिजेबल्ड इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सेक्टर उसको अलाउ कर दिया। बट यहाँ पर इश्यू ये हुआ कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ग्रांट दे दी, लेकिन गवर्नमेंट जो है लंबे समय तक कोई भी एफर्ट नहीं कर रही थी टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर गिवन बाय द जजमेंट, ठीक है। तो एक प्रकार से आप सब जो कि डिस्पाइट कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी डिले किया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है जब डिले होने लगी तो फिर से केस ऑफ कंटेम्प्ट फाइल किया गया मिस्टर गुप्ता के द्वारा इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2017, और ये हियरिंग अभी भी कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। उसके बाद और भी एक केस निकल कर आता है, सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स इन द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपहेल्ड किया, यानी कि सही ठहराया। तो वही बात निकल कर आती है कि जो दोनों जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आए, उन दोनों जजमेंट में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को हरी झंडी मिली, ठीक है। और इन दोनों जजमेंट में कोर्ट ने इंदिरा साहवानी जजमेंट के डिसीजन को चैलेंज किया, जिसमें यानी कि इस जजमेंट में इंदिरा साहवानी जजमेंट या फेमस मंडल केस भी कहते हैं इसको, इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ नहीं किया गया था। तो इन दोनों जजमेंट में जो अभी हमने डिस्कस किया वो सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहवानी जजमेंट के अपोजिट था, है ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है, इट डज नॉट डिजेबल द इंडियन स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है ये स्टेट को नहीं रोकता है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे। तो इसीलिए रिजर्वेशन को देने की बात यहाँ निकल कर आती है। उसके बाद कोर्ट ने ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन दी जा रही है डिसेबल पर्सन को, वो फिजिकल डिसेबिलिटी के आधार पर है ना। तो ये ग्राउंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में डिसेबल नहीं है, तो आराम से दिए जा सकते हैं रिजर्वेशन। दैट्स वाई राइट ऑफ गेटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कुड बी इंश्योर्ड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स निकल कर आता है, तो गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी, जजमेंट को डिले करने का प्रयास कर रही थी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक सिविल अपील फाइल की और क्लैरिफिकेशन मांगा कोर्ट से कि आप हमें बताइए कि कैसे हम इम्प्लीमेंट करें रिजर्वेशन इन प्रमोशन को फॉर द डिजेबल्ड। तो वही राइटर कहते हैं कि इट इज़ नथिंग बट देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू डिले द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिजेबल्ड। तो दैट्स वाई 2021 में इस एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो 2022 में गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आती है, ठीक है। ये ऑर्डर कौन इश्यू करता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस दी गई रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द डिजेबल्ड। बट इस ऑर्डर में ध्यान से, ठीक है, इस ऑर्डर में कोई भी मेंशन रिजर्वेशन फॉर डिजेबल्ड इन प्रमोशन का नहीं है, जबकि 1998 में रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ किया गया था क्लियर तरीके से। हमने भी देखा अभी फॉर द डिसेबल्ड कम्युनिटीज इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, बट इस ऑर्डर में कोई भी मेंशन नहीं है रिजर्वेशन
इन प्रमोशन का फॉर द डिजेबल्ड। ठीक है, तो वही बात राइटर कहते हैं कि ये जो डिनायल गवर्नमेंट कर रही है, इट इज़ एन अनदर अटेम्प्ट टू डिले द प्रोसेस ऑफ जस्टिस टू द डिसेबल्ड। तो अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, डिनायल ऑफ जस्टिस। ठीक है, बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की भी या जुडिशरी की भी तारीफ करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी है, उन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ग्रांटिंग जस्टिस एंड इक्वलिटी टू द डिजेबल्ड, स्पेशली आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ PWD पर्सन विद डिजेबिलिटीज एक्ट 1995। और बहुत सारे ऐसे कोर्ट केसेस आए जहाँ पर कोर्ट ने इनके ग्रीवेंसेस को सुना और डिग्निफाइड पोजीशन प्लेस सोसाइटी में देने का प्रयास किया। तो वही है, तो फिर वही है, जो डिनाइल ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, इट इज़ ए मेजर फैक्टर इन डिनाइंग द डिसेबल द राइट टू प्रोग्रेस टू ए हायर लेवल इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। या फिर सिंपल भाषा में कहे तो ये जो आपका रिजर्वेशन की डिनाइल की जा रही हैं, इट इज़ नथिंग बट हिंडरेंस, रुकावट है इन द गोल टू अचीव इंक्लूजन ऑफ डिजेबल्ड इन द सोसाइटी। बिकॉज आप समझो कि जब हम इनको डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार नहीं देंगे तो सोसाइटी इंक्लूसिव कैसे बनेगी, हम इनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई राइटर कहते हैं कि जुडिशरी को प्रोएक्टिव रोल लेने की ज़रूरत होगी टाइम टू टाइम टू इंश्योर इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम, है ना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स है, जो फिलॉसफी है, वो इनकॉर्पोरेटेड रहे जुडिशरी के जजमेंट्स में। तो ये हमने पहला आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर बेसिकली राइटर रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर द डिजेबल्ड के पक्ष में बात करते हुए नज़र आते हैं और थोड़ा सा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अभी इनके लिए कोई प्रोएक्टिव स्टेप नहीं ले रही है। तो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट आर्टिकल, नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड आर्टिकल दैट विल डील विथ इंडस वाटर ट्रीटी। तो इस टॉपिक के अंतर्गत राइटर इंडस वाटर ट्रीटी को अमेंड करने की सलाह देते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का मुद्दा काफ़ी अहम हो गया है, पहली बात। अब दूसरा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, आप हमें बताओ कि जो रिवर्स में वाटर होंगे क्या हर समय सेम होने वाले हैं, यानी कि आज जो रिवर में वाटर है, आज से ठीक 50 साल बाद रिवर में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर होगी, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर होगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज रिवर्स आर ड्राइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर्स आर गेटिंग रिड्यूस। जैसे हिमालयन रीजन में ग्लेशियर सब मेल्ट होते जा रहे है ना, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल गेटिंग रिड्यूस्ड। तो वही बात निकल कर आती है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी, इसमें जो फिक्स्ड क्वांटिटी का कंसेप्ट डाला गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज जो रिवर में वाटर वॉल्यूम है वो चेंज होगी, वो कम हो सकती है, इसलिए इसको फिक्स करना सही बात तो नहीं है। तो देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हम समय टू समय यानी कि टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे वॉल्यूम ऑफ वाटर के जो आपके कंटेंट है उन सब चीज़ों को, एलोंग विथ कुछ अदर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते वो हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम इंडस रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखो ये इंडिया का मैप है, आपको पता है, और जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में कहाँ से निकलती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, बिकॉज ये रिवर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र, गंगा, उनकी ट्रिब्यूटरीज, इन सब पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आप देखो इंडस रिवर फिर आपका इंटर करती है लद्दाख, उसके बाद आपका एग्जिट करती है टू पाकिस्तान और अल्टीमेटली ड्रेन करती है वो आपका अरेबियन सी में। ठीक है, लेकिन इंडस की ट्रिब्यूटरी आपको नज़र आ रही होगी, एक है आपका झेलम, ठीक, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज भी आपका
कहाँ से आ रही है? तिब्बत से ही आ रही है और ये हिमाचल प्रदेश में सतलज इंटर करती है। कौन से पास से सतलज इंटर करती है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पासेस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। तो ये हमने आपको बेसिक बताया। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो क्यों हुई होगी, आपको भी पता है कि आपका पार्टीशन हुआ था इंडिया का, तो वो पाकिस्तान और इंडिया में तब्दील हुए। अब पाकिस्तान को वाटर की ज़रूरत थी, ठीक है, तो बाद में कोई डिस्टरबेंसेस ना हो वाटर के शेयरिंग को लेकर, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट करवा दिया गया वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंस में, उसी का नाम दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी 1961, ठीक है। इसमें क्या है कि जो आपके ये 3 रिवर है, इंडस है, झेलम है, चेनाब है, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में रहेगा, और जो रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। साथ ही साथ इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा पावर दिया गया था कि ये जो आपके वेस्टर्न रिवर है इस पर इंडिया चाहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर टाइप वो बना सकते हैं, इरिगेशन के लिए कुछ पानी स्टोर कर सकते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो वही बात है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसे आपका रटले प्रोजेक्ट है ना, किशन गंगा प्रोजेक्ट है, वो हम देखेंगे। तो पाकिस्तान को इस पर चिंता हो गई, है ना। पाकिस्तान का कहना है कि अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वाटर होना चाहिए, लेकिन इंडिया कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये साफ साफ बोला गया कि हम जो है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तब तो आपको कोई कंसर्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को कंसर्न हुई, तो अल्टीमेटली वो पहुंच गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, है ना। तो भारत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को या उसके फैसले को साफ साफ इनकार कर देता है। बोलते हैं कि जो प्रोसीजर पाकिस्तान ने अपनाया वो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डेंस में नहीं है, बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी में न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करने की बात की जाती है, लेकिन आपने वो अपनाया नहीं, इसलिए जो भी डिसीजन उसका आएगा हम उसे पालन तो करने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये हमने आपको बेसिक फंडा समझाया, वो क्लियर। अब थोड़ा सा ये बेसिक्स मैंने यहाँ पर आपके लिए पीपीटी डाल दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी को रेगुलेट करता है बिटवीन 2 रिपेरियन कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, और 1960 में ये साइन हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक याद रखना है, वर्ल्ड बैंक जो है वो एक काफ़ी अहम रोल निभाया था इसमें। और ये जो वेस्टर्न रिवर है यानी कि जो इंडस रिवर है इसके वेस्ट में जो फ्लो करती है वो आपका चेनाब, झेलम और इंडस, ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, लेकिन इस पर कुछ इंडिया के लिए भी राइट्स हैं। जैसे आपका मैंने बताया कि इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप कर सकता है भारत, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट सेटअप कर सकता है, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, बट स्टोरेज भी कर सकता है वाटर को लिमिटेड सेंस में, ठीक है। लेकिन अब आप हमें बताओ कि अब इंडिया है, पाकिस्तान है, दोनों डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। साथ ही साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड नीड्स बढ़ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चौथी इंपॉर्टेंट बात एनर्जी नीड्स। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ऑप्टिमल यूज करना चाहता है इंडस वाटर का। दैट्स वाई भारत की एनर्जी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी भारत लाने का प्रयास कर रहा है ना। लेकिन पाकिस्तान को इस पर आपत्ति हो गई। पाकिस्तान को लगता है कि ये जो है हमारे वाटर के क्वांटिटी को कम कर सकता है और ड्राउट जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में आ सकती है। लेकिन भारत इन सब बात को सीधी साधी तरीके से खारिज करता है, ठीक है। तो वही बात है, इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडस वाटर को रेगुलेट करता है बिटवीन द 2 रिपेरियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये कहीं ना कहीं एक कोऑपरेशन का एग्जांपल है, डिस्पाइट कि दोनों अनफ्रेंडली नेबर्स हैं एंड वेरियस वॉर्स दोनों के बीच बिटर रिलेशंस हमें देखने को मिले, बट ये ट्रीटी सरवाइव किया। और इसमें आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी क्राइटेरिया है कि लेट से कि अगर कुछ डिस्प्यूट होती है इस ट्रीटी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग तो फिर आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल किया जाएगा। लेकिन अभी क्या देखा गया है पिछले दशक के बाद से कि जुडिशियल रिकॉर्ड्स यानी कि कानून का सहायता लेना, लीगल हेल्प लेना टू सेटल द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस,
वो बढ़ रही है। खासकर भारत जो है रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जब से इसको अप्रूवल दिया, ठीक है, जो भारत बना रहा है झेलम और चेनाब रिवर पर, तो पाकिस्तान इससे चिंतित होकर और पाकिस्तान जो है वो जुडिशियल रिकोर्स का रास्ता अपनाने का प्रयास कर रहा है। दैट्स वाई पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंच गया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ है? हैग, विच इज इन नेदरलैंड, वहाँ पर पाकिस्तान पहुंच गया, ठीक है, कि जो भी डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं दो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के जो भारत बना रहा है, जैसे किशन गंगा, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, किशन गंगा जो कि आपका रिवर झेलम पर बना रहे हैं, और रटले जो कि आपका चेनाब रिवर पर बना रहे हैं, इसके लिए। बट इंडिया ने ऑब्जेक्शन रेज किया इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, कहा कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ही नहीं जो इस डिस्प्यूट में इंटरफेयर करे। हालांकि इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविज़न में न्यूट्रल एक्सपर्ट प्रोसेस के प्रोविजन दिए गए, तो उस प्रोसेस के अनुसार इन्हें जाना चाहिए था, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जजमेंट आया, और कहीं ना कहीं भारत जो अपना विरोध ऑब्जेक्ट कर रहा था, भारत जो अपनी दलीलें दे रही थी, उस दलील को खारिज कर दिया गया इस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, और पाकिस्तान के फेवर में डिसीजन आया। बट जाहिर सी बात है इंडिया जो है इस डिसीजन को तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज भारत का कहना है सीधा कि आपका ये जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है टू कंसिडर दिस इश्यू, ठीक है। तो ये बात निकल कर आती है कि भाई साहब जब लैक ऑफ ट्रस्ट हो, है ना, जब विश्वास की कमी हो, तो जो लीगल मेथड्स है वो तो अपनाए ही जाते हैं, बट ये लीगल मेथड्स आपके इंडस्ट्रियल नीड्स जो दोनों देशों की है, या फिर फूड की नीड्स, या फिर एनर्जी की नीड्स, उसको हैंडल नहीं करती। यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में ही कुछ कमी है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी के जो बेसिक टीनेंट्स है, प्रोविजंस है, उसमें ही कमी है। क्या कमी है उसको हम देखते हैं। पहली बात तो ये कि इंडस वाटर ट्रीटी क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को कंसीडर ही नहीं करता। सिंपल से शब्दों में कहे कि इंडस वाटर ट्रीटी में सिंपली ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ वाटर होंगी इंडस रिवर सिस्टम वो हमेशा के लिए सेम रहेंगी, जबकि ऐसा तो होगा नहीं। आने वाले भविष्य में वाटर की क्वांटिटी चेंज होगी, और वाटर की क्वांटिटी ही चेंज नहीं होगी, बल्कि भारत की जो एनर्जी नीड्स है, पाकिस्तान की जो एनर्जी नीड्स है, या फिर इंडिया की जो फूड एंड इरिगेशन नीड्स है, पाकिस्तान की जो फूड एंड इरिगेशन नीड्स है, वो चेंज होगी, ठीक है। भारत का डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा, बिकॉज भारत के पास ह्यूज पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ह्यूज एनर्जी डिमांड, ह्यूज फूड डिमांड, और फूड के लिए इरिगेशन चाहिए, है ना, उसके लिए पानी चाहिए, तो पानी यहाँ से आता है। तो वही बात बोल रहे हैं राइटर कि ये जो ट्रीटी है वो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को तो कंसिडर ही नहीं करता, ठीक है। तो बात वही निकल कर आती है कि हमें कुछ मैकेनिज्म इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा इंडस वाटर ट्रीटी में, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, सो दैट अगर क्वांटिटी ऑफ वाटर में चेंज आता है इन फ्यूचर, तो वो उस प्रकार से एलोकेशन डिसाइड होने चाहिए दोनों देश के बीच में, ठीक है। तो राइटर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं कि जो बायलैटरल वाटर एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि जो दो देशों के बीच वाटर एग्रीमेंट्स होता है, खासकर ट्रांस बाउंड्री लेक हो या फिर ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हो, इंडिया और पाकिस्तान के केस में देख लो आपका इंडस वाटर ट्रीटी, तो ये क्लाइमेट चेंज से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी कि इस पर क्लाइमेट चेंज का खतरा बना रहता है। तो इसमें अगर हम फिक्स्ड एलोकेशन ऑफ अमाउंट्स ऑफ वाटर की पाकिस्तान को इतना मिलेगा, इंडिया को इतना मिलेगा, ये आपका सही प्रोविज़न नहीं होगा, बिकॉज आने वाले समय में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं रहने वाले हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे कि इंडिया के रिवर्स सूखते जा रहे हैं, तो जो इंडस रिवर सिस्टम है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वहाँ पर भी ग्लेशियर्स तो मेल्ट ही कर रही है, तो आने वाले समय में वहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ये बात निकल कर आती है, और बाकी ये बेसिक्स बताया जो मैंने आपको डिस्कस तो कर ही दिया है। तो भारत को कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शन दिए गए हैं कि जो वेस्टर्न रिवर है
यानी कि झेलम, इंडस, चेनाब, इस पर भारत चाहे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस कर सकता है ऑन द रिवर्स। ठीक है, तो भारत जो है इसी प्रोविजंस के अनुसार वो जो आपके प्रोजेक्ट्स वो बना रहा है, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर थोड़ा विरोध है। तो ये बात राइटर कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है इस विश्व में, उसके कारण इंटेंसिटी, टाइमिंग ऑफ प्रिसिपिटेशन, रन ऑफ सब में बदलाव आ रहा है। तो हम ये मान के बैठेंगे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर फिक्स रहने वाली है तो इट विल नॉट बी गुड। एंड तब क्या सॉल्यूशन होनी चाहिए? तो सॉल्यूशन बेसिकली राइटर बताते हैं, लेकिन ये भी बोली जा रही है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी का मेन फोकस है वो है ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर्स, और भारत इस प्रिंसिपल पर विश्वास भी करता है, तभी तो ट्रीटी भी साइन किया है ना। ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर यानी कि जो वाटर रिसोर्सेस है ना उसका सही से सही इस्तेमाल हो। दैट्स वाई वाटर अगर फ्रीली फ्लो कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, तो भारत वो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि देयर शुड बी अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वाटर, वाटर में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई बैरियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई डैम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देयर इज़ अ डाइवर्जेंट अप्रोच वी आर सीइंग हियर। ठीक है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? तो दो कार्डिनल प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं जो इंटरनेशनल वाटर लॉ के अनुसार है। एक है आपका इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर, दूसरा है आपका नो हार्म रूल। अब इस दोनों की कंसेप्ट को एलिब्रेट करते हैं। पहला आपका इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन। तो ये जो इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर है ना उसका रीजनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इक्विटेबल तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए ताकि दोनों को फ़ायदा हो। ठीक है, नुकसान किसी को ना हो। और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? दे आर गाइडेड बाय द फैक्टर्स विच आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 6 ऑफ द कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ नॉन नेविगेशनल यूज ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997, जिसमें क्लाइमेट चेंज को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है। यानी कि ये जो कन्वेंशन है इसमें क्लाइमेट चेंज का जो पॉइंट है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के जो पॉइंट है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए थे। और दूसरा है आपका नो हार्म पॉलिसी या फिर नो हार्म रूल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि लेट्स से कि दो कंट्रीज है, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब एक रिवर पास कर रही इंडस रिवर। अब भारत कोई अगर प्रोजेक्ट इंडस रिवर पर इनिशिएट करता है, लेट्स से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाता है, तो ये जरूर इंश्योर करे कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को हार्म ना हो। ठीक है, और हार्म का मतलब ये भी हुआ कि इन्वायरमेंटल हार्म भी ना हो। इसलिए जब ये सब प्रोजेक्ट्स लाए जाएं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर होना चाहिए टू आइडेंटिफाई व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये दो प्रिंसिपल हमने देखा, नो हार्म रूल एंड दूसरा आपका ERU। ERU स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो राइटर वही कहते हैं कि हमें अगर डेवलपमेंट के रास्ते पर चलना है तो हमें ERU यानी कि इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस करना पड़ेगा ओवर द नो हार्म रूल कंसेप्ट। ठीक है, एंड फिर भी कन्फ्लिक्ट आता है तो एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, वो है आपका वाइटल ह्यूमन नीड्स। कि अगर डिस्प्यूट आती है तो उस डिस्प्यूट में जो सबसे महत्वपूर्ण ह्यूमन नीड्स है उसको तो असर नहीं पड़ रहा है, उसमें तो कोई दिक्कतें नहीं आ रही, वो इंश्योर करना होगा। तो अगर ये सब प्रिंसिपल IWT में इंक्लूड होते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी में इंक्लूड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस है दोनों देश के बीच वो कम कर सकते हैं ओवर दिस इशू। इवन अगर इस पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी में, फिर भी मान के चलो कि ये इंटरनेशनल लॉ के रूप में मौजूद है, तो फिर भी इन प्रिंसिपल का पालन भारत और पाकिस्तान को करना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपका जो प्रेडिक्टिबिलिटी है वो मजबूत होगा। वही राइटर कहते हैं कि जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर वर्ल्ड बैंक
जो कि इंडस वाटर ट्रीटी का एक मतलब एक प्रकार से मान के चलो कि जब दोनों देश ट्रीटी कर रहे थे तो वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन से ये ट्रीटी हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक अपने फोरम का इस्तेमाल कर सकता है, एक ट्रांसनेशनल अलायंस बना सकता है जिसमें वो स्टेक होल्डर शामिल होंगे जिनके कॉमन इंटरेस्ट है इंडस वाटर से रिलेटेड। और फिर ये फोरम कन्वर्जेंट यानी कि दोनों देश या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स है उनके जो कन्वर्जिंग इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाए। और ये जो दो प्रिंसिपल है, एक तो आपका नो हार्म रूल वाला प्रिंसिपल और दूसरा आपका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन यानी कि ERU का कंसेप्ट जो हमने देखा था, है ना, दोनों को जरूर इनकॉर्पोरेट करें। तो दैट्स वाई IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने की ज़रूरत है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के कंसर्न को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सके और साथ ही साथ डिस्प्यूट को मिनिमाइज करने का प्रयास करें। बिकॉज डिस्प्यूट अगर बढ़ती है तो फिर और भी ज़्यादा कंसर्न्स हमें निकल कर आने लगते हैं। तो यही बेसिकली आर्टिकल हमने देखा, इसी पर राइटर्स अपने पॉइंट्स दे रहे थे क्यों चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज कंसेप्ट्स इन डिटेल। मैंने आपको बेसिक्स के बारे में बताया। एंड फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।